नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना तो है ही, लेकिन आज भी हमारी सामाजिक संरचना का एकदम अभिन्न हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाति व्यवस्था की। इस प्राचीन और जटिल संस्था को आज हम बहुत ही आसान तरीके से डीकोड करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, जाति का असली अर्थ। दूसरा, इस व्यवस्था के कठोर नियम। तीसरा, उपनिवेशवाद और जाति की गणना। चौथा, समाज सुधारकों का ऐतिहासिक संघर्ष। और अंत में, आधुनिक भारत में जाति। समय के साथ आए इन बदलावों को समझना ही आज की सामाजिक सच्चाइयों को गहराई से समझने की असली चाबी है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जाति का असली अर्थ, द ट्रू मीनिंग एंड ओरिजिन्स। अक्सर लोग वर्ण और जाति को एक ही समझ लेने की भूल कर बैठते हैं, है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आइए इसे सबसे पहले साफ करते हैं। वर्ण का मतलब समाज का एक बड़ा अखिल भारतीय विभाजन है, जिसमें सिर्फ 4 श्रेणियां आती हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और साथ ही एक और वर्ग है जिसे पंचम या जाति बहिष्कृत कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जाति की बात करते हैं ना, तो ये कहानी बिल्कुल बदल जाती है। जातियां अखिल भारतीय नहीं, बल्कि बहुत ही क्षेत्रीय और स्थानीय होती हैं। जहां पूरे देश में वर्ण सिर्फ 4 हैं, वहीं जातियां और उपजातियां हजारों की संख्या में हैं, और ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार बदलती रहती हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है। अंग्रेजी का जो मशहूर शब्द है कास्ट, वो आखिर आया कहाँ से? इसकी असल उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा से हुई है। पुर्तगाली भाषा में इसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल, यानी प्योर ब्रीड। ये बात साफ दिखाती है कि कैसे शुरुआती विदेशी पर्यवेक्षकों ने हमारी इस जटिल व्यवस्था को अपने नजरिए से समझने और उसे एक नाम देने की कोशिश की थी। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को कोई 3000 साल पीछे पलटे तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वैदिक काल में, यानी लगभग 900 से 500 ईसा पूर्व के आसपास, ये सामाजिक व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से लचीली थी। जी हाँ, ये बिल्कुल भी जन्म पर आधारित नहीं थी। वर्गों के बीच अपनी जगह बदलना न सिर्फ मुमकिन था, बल्कि बहुत आम भी था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सब कुछ बदल गया। ये एक ऐसी कठोर व्यवस्था बन गई जहाँ इंसान की सामाजिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ उसके जन्म से तय होने लगी। एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, व्यवस्था के कठोर नियम, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये व्यवस्था पत्थर की लकीर बन गई? इसे समझने के लिए हमें उन 6 कठोर नियमों को देखना होगा जिन्होंने इसे एक अभेद्य दीवार बना दिया। पहला, ये केवल जन्म से निर्धारित होगी। दूसरा, सजातीय विवाह, यानी शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जाति के अंदर होगी। तीसरा, खान पान के एकदम सख्त नियम, आप किसके साथ खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं ये भी पहले से तय था। चौथा, एक निश्चित और कठोर पदानुक्रम या हायरार्की। पांचवा, खंडात्मक संगठन, मतलब जातियों के अंदर भी ढेरों उपजातियां बनी हुई हैं। और छठा, सबसे अहम नियम, पारंपरिक वंशानुगत पेशा। इन नियमों ने मिलकर ये तय कर दिया कि किसी इंसान के पास कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, वो अपनी सामाजिक स्थिति कभी नहीं बदल सकता। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भयंकर असमानता को समाज में सही कैसे ठहराया गया? इसका आधार बना शुद्धता और अशुद्धता का सिद्धांत। धार्मिक और कर्मकांडीय नजरिए से जिन जातियों को पवित्र माना गया, उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया गया, और जिन्हें अपवित्र या अशुद्ध माना गया, उन्हें समाज के सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया गया। इसी एक विचार ने समाज के अंदर एक कभी न भरने वाली गहरी खाई तैयार कर दी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। चलते हैं भाग 3 पर, उपनिवेशवाद और जाति की गणना, द टर्निंग पॉइंट अंडर ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने भारत के इस जटिल समाज पर राज करने के लिए इसे अपने तरीके से समझना शुरू किया। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 1860 के दशक में अंग्रेजों ने जातियों का शुरुआती सर्वे शुरू किया। फिर 1881 में पहली नियमित जनगणना यानी सेंसस हुआ। लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था 1901 का साल। हबर्ट रिजले के निर्देशन में हुई जनगणना में जातियों को आधिकारिक तौर पर उनकी सामाजिक स्थिति के हिसाब से रैंक कर दिया गया। इसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों की एक कानूनी सूची भी तैयार कर दी गई।
अब इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। ब्रिटिश प्रशासकों का असली मकसद तो बस इस व्यवस्था का डॉक्यूमेंटेशन करना था। लेकिन सरकारी कागजों पर जातियों को गिनने और रैंक देने की इस प्रक्रिया ने इस व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा कठोर बना दिया। आधिकारिक रिकॉर्ड में ऊपर दर्ज होने की जो होड़ मची, उसने जातियों के बीच एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी। और देखते ही देखते जाति ने एक बिल्कुल नया और अत्यधिक सख्त रूप ले लिया। अब हम आते हैं इस चर्चा के चौथे और यकीनन सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, समाज सुधारकों का ऐतिहासिक संघर्ष, द हीरोज ऑफ रेजिस्टेंस। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत में ऐसे कई महान समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस कठोर छुआछूत के खिलाफ बहादुरी से आवाज उठाई। और ये बात पश्चिमी भारत में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्ष से बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आती है। 1873 में ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की ताकि निम्न जातियों को उनके मानवाधिकार और न्याय मिल सके। और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। उन्होंने अपना पूरा जीवन शोषितों को शिक्षा देने में लगा दिया। दक्षिण भारत में भी बदलाव की ये आग उतनी ही तेज थी। वहां पेरियार और अय्यनकाली का योगदान सच में अतुलनीय है। केरल में अय्यनकाली ने दलितों के लिए सड़कों पर चलने और बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने जैसे बिल्कुल बुनियादी अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वहीं दूसरी तरफ पेरियार ने एक बुद्धिवादी नेता के रूप में लोगों को ये समझाया कि सभी इंसान जन्म से बराबर हैं और आज़ादी पर हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। केरल में ही श्री नारायण गुरु ने एक शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का नेतृत्व किया। उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है जो सब कुछ बयां कर देता है, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। उन्होंने भाईचारे का रास्ता दिखाया और लोगों को जाति व्यवस्था के सबसे बुरे प्रभावों से लड़ने की प्रेरणा दी। अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के अंतिम खंड पर, भाग 5, आधुनिक भारत में जाति, द मॉडर्न पैराडॉक्स। 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत ने अपने संविधान के जरिए छुआछूत को पूरी तरह खत्म करने का सख्त संकल्प लिया। लेकिन आज जो तस्वीर हमारे सामने है वो काफी विरोधाभासी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे विकसित हुआ। एक तरफ शहरीकरण, आधुनिक उद्योग और शिक्षा ने जाति व्यवस्था की जड़ों को काफी कमजोर किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंडोगैमी यानी अपनी ही जाति में शादी करने की परंपराओं और 1980 के दशक से शुरू हुई वोट बैंक की राजनीति ने इसे एक नई ताकत दे दी है। औद्योगिकरण का असर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। आधुनिक कारखानों में जाति से जुड़े वंशानुगत पेशे का जो पुराना नियम था वो तो टूट गया, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी मशीन पर काम कर सकता था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भर्ती करने वाले ठेकेदार अक्सर अपनी ही जाति या क्षेत्र के लोगों को काम पर रखते थे। तो नतीजा क्या हुआ? बिना किसी घोषित नियम के भी जातिगत नेटवर्क ने आधुनिक कारखानों के अंदर भी अपनी जगह बनाए रखी। और अगर हम राजनीति के मैदान को देखें तो ये बदलाव सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। 1980 के दशक से लोकतांत्रिक चुनावों में जातियों पर आधारित राजनीतिक दलों का तेजी से उदय हुआ। अगर हम बिना किसी पक्षपात के इस यथार्थ को देखें तो ये एकदम स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों ने विशिष्ट जातिगत वोट बैंकों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। और विडंबना देखिए कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने जाने अनजाने में इन जातिगत पहचानों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारा आधुनिक लोकतंत्र सच में इस पुरानी जाति व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, या फिर ये सिर्फ एक नए युग के लिए इसे एक नए सांचे में ढाल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमारे समाज के भविष्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।